हेलो बच्चों, हम अध्याय 13 के अंदर एक सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा एक स्पीच दिए गए स्पीच के माध्यम से सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पीछे हम पेज नंबर 58 तक अपना अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें यहाँ पर दो शर्तों के रूप में हमें बताया था कि प्रत्येक 5वें वर्ष चुनाव व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि जो चुने गए जो सफल प्रतिनिधि है वो किस प्रकार से अपने मालूम प्रत्येक 5 वर्ष पूरा करते हुए जनता के लिए मालूम शासन करे और सत्तारूढ़ होने पर किस प्रकार से वो जनता के द्वारा जवाबदेही रहे, यानी कि किस प्रकार से जो कार्य के लिए चुने जाते हैं वो उनमें सफल रहते हैं या नहीं है। इसके लिए वो हर 5वें वर्ष उनका मूल्यांकन किया जा सके। और सेकंड, अगर आवश्यक बात की जाए तो एक विरोधी पक्ष की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि उनके जो सत्तारूढ़ है या सत्ता पक्ष जो सरकार है उसकी मालूम उनसे जवाबदेही मांग सके या उनसे प्रश्न कर सके कि उन्हें जो जनता ने चुना है तो वो क्या वो उस कार्य में वो सफल रहे हैं। तो इस तरह से वो उसे भी एक तरह से कह सकते हैं अच्छी तरह से कार्य करने के लिए हर बार उनसे मतलब जवाब के रूप में या पक्ष रखते हुए उनसे सवाल जवाब कर सके। और हम तीसरे और जो मुख्य शर्त के रूप में बात कर रहे हैं, जिसमें हम पेज नंबर 58 पर आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तीसरे शर्त के रूप में तो हम देखते हैं बच्चों किस प्रकार से जो भीमराव अंबेडकर थे वो अपने स्पीच के माध्यम से हमें बताते हैं कि एक सफल प्रजातंत्र के लिए तो तीसरी शर्त क्या होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्र के सफलता के पूर्व आवश्यकता, यानी एक सफल अगर हम प्रजातंत्र की अगर अपेक्षा करते हैं तो उससे पहले हमें क्या आवश्यकता है, वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। यानी कानून और अगर शासन की बात की जाए तो उस दृष्टि में सभी जो भारत के नागरिक हैं या उस प्रजातंत्र के जो नागरिक हैं या जो मतदाता हैं वो सभी समान रूप से एक दृष्टि में समान होने चाहिए। यदि ऐसे छूटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहां कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, यानी कानून है या जो एक सफल प्रजातंत्र में होना चाहिए वो उसके जैसा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो अंबेडकर हैं वो भी एक प्रत्यक्ष उनके घटी हुई एक घटना को मान लो एक तरह से वो याद करते हुए या प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा मालूम हुआ है कि कानून भी अपने समान दृष्टि नहीं रख पाया। तो मैं भी नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ अधिक कहना चाहिए। और यहाँ ये भी कह रहे हैं कि मैं कानून की खिलाफत भी नहीं कर रहा, कानून को गलत भी नहीं बता रहा, भाई कानून से भी ऐसी चूक हो सकती है। तो इस तरह से वो कहते हैं, लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है, यानी कि जो अगर शासन की बात की जाए तो उसकी दृष्टि में तो महत्वपूर्ण होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर अगर सरकार है या जो एक सफल प्रजातंत्र है अगर वो यहाँ पर अगर चूक करता है किसी प्रकार से ऐसी घटनाओं के लिए, तो फिर वो एक सफल प्रजातंत्र के रूप में नहीं जाना जाएगा, जो एक दुर्भाग्यवश रहेगा किसी भी मान लो एक सफल प्रजातंत्र के लिए। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए ये संभव है कि यह ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सके जबकि शासनारूढ़ पार्टी यानी जो शासन कर रही है, यानी जो सरकार शासन कर रही है, चाहे वो पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में शासन करती प्रतीत होती हुई हो या कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूँ। तो यहाँ अम्बेडकर पिछले बीते समय की जो एक सरकार के द्वारा जो की गई है या जो एक पार्टी बनाकर किस प्रकार से वो अपनी हितों के लिए वो जो जनता के हित हैं उनको नज़रअंदाज कर देती है या अपने मतलब पार्टी के जो सदस्य हैं उसके लिए किसी भी हित के लिए वो जा सकती है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो दुर्भाग्य मानते हैं या दुर्भाग्यग्रस्त मानते हैं इस प्रकार की घटनाएं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो कह रहे हैं या आपत्ति भी प्रकट कर रहे हैं कि कानून अगर सबके लिए एक जैसा है तो बिना लाइसेंस के अगर कोई वस्तु को व्यापार करता है तो वैसा नहीं हो सकता, उसके लिए एक कानून मतलब
मतलब एक सख्त कानून होना ही चाहिए, वो एक कानून कोई विशेष के लिए नहीं होता। इस प्रकार से उस कानून विशेष में कहीं कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस अगर बात करें वो मांगने जाता है, तो मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि एकदम संभव है। और संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखे कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए हैं। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए हैं जो कि उसे अच्छी लगती है, तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है और जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए हैं या दूसरी पार्टी का है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है और दूसरे को इनकार कर देता है। तो इस प्रकार से, या अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपनी हैसियत को देखता है, या मान कह सकते हैं जिस शासनारूढ़ व्यक्ति है अगर वो जा रहा है तो उसको तो वो बिना किसी पक्षपात किए हुए मान लो उसको सीधा ही उसको लाइसेंस दे देता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी का है और वो अगर उसके जैसे मान लो समानता नहीं रखता या उसको वो नहीं अच्छा लगा, तो वह उसको मना कर देता है, यानी उससे लाइसेंस से मना कर देता है। तो शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का दिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव लंबा तो थोड़े ही से लोगों पर ही पड़ता है। पर अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर एक तरह से व्यंग्य कटाक्ष कर रहे हैं कि जो शासनारूढ़ है एक सफल प्रजातंत्र के इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक अगर हम विधायक की बात करें या एमपी जो मान लो होता है, सांसद की बात करें, तो वो चुनाव लड़ता है तो उसमें अनेक पार्टियां होती है और अनेक पार्टियों के मतदाता भी अलग अलग भागों में बटे हुए होते हैं। कोई किसी सांसद को दे रहा है, कोई किसी सांसद को चुनने के लिए मान लो अपना मत का प्रयोग करने वाला है। लेकिन जब वही सांसद जब एक दूसरी पार्टी का भी अगर जीत जाता है तो वो सब के लिए फिर एक समान हो जाता है। यानी उसी प्रकार से अंबेडकर भी अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से अगर एक विशेष अगर सामान्य की बात की जाए, अगर ऐसा होता है तो चल सकता है, आधिकारिक रूप में चल सकता है। लेकिन एक प्रजातंत्र की अगर बात की जाए, अगर इस प्रकार से अगर जो जनता के द्वारा चुना प्रतिनिधि अगर इस प्रकार से करने लग गया, वो अपने पक्षपात करने लग गया, अपना जो पराये को देखने लग गया, या अपने जो मतदान किया उसको देखने लगा, या जो नहीं दिया उसको देखने लगा, तो ये एक सफल प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं होता। तो इस प्रकार यहाँ पर जोर देते हुए कहते हैं, फिर कहते हैं कि मान लीजिए कि पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफ़ी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का अगर मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, यानी अगर वही व्यक्ति अगर जाकर कह देता है कि नहीं नहीं इस आदमी ने कुछ नहीं किया है, तो ये एक बात उचित नहीं होती। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर इस प्रकार से उस मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, क्योंकि यह पार्टी का आदमी है, या आगे बढ़कर भी कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहाँ से आपका तबादला अनंतर करा दूंगा। अब आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपादापी का साम्राज्य हो जाएगा। यानी बच्चों वही बात, अगर एक पावरफुल आदमी सत्तारूढ़ आदमी इस तरह से वो हर एक कानून जो व्यवस्था बिठाने वाले, चाहे वो पुलिस महकमा हो या न्याय की बात की जाए, जहाँ नया कानून के रूप में जो न्यायालय होते हैं उनकी बात की जाए, तो फिर इस तरह से उस साम्राज्य में उस व्यवस्था में अव्यवस्था फैल जाएगी और चारों ओर अपादप यानी अफरा तफरी मच जाएगी और चारों ओर मालूम ऐसे कह सकते हैं क्रूर व्यवस्था शासन साम्राज्य हो जाएगा। तो किसी समय अमेरिका में भी यही हाल थे। तो यहाँ अमेरिका की भी बात की जा रही है कि अमेरिका का उदाहरण देते हुए यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो हाल अमेरिका में भी था, उस समय शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध भी है, क्योंकि एक बिखरी हुई राजनीति
के रूप में, एक तरह से पक्षपात करने वाली राजनीति के रूप में वह मशहूर है। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती थी तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी और यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी वो निकाल बाहर किया जाता था। तो बच्चों यहाँ समझ रहे होंगे आप कि जिसका शासनारूढ़ हो जाती तो वह जैसे ही अपनी पार्टी में मान लो अगर जीत कर वो एक सत्तारूढ़ होती तो जितने भी अधिकारी थे उन सबको वो बाहर निकाल देती, चाहे वो किसी भी रूप में सरकार के द्वारा चुने हुए मान लो अधिकारी क्यों ना हो, पर वो ऐसा कर देते थे। फिर वो अपने ही जो अपने जान पहचान के या अपने ही पक्ष के वो ऐसे क्लर्क और चपरासियों को उनको शामिल करते थे। उन सब की जगह एक नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफ़ी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्र वाद के हित में यह ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया। यानी जब एक अच्छी पार्टी के जब चुने हुए प्रतिनिधि आए, एक उनका जो प्रतिनिधि मुखिया जो था वो जब एक अच्छी पार्टी का आया, तब उसने इसको महसूस किया कि इस प्रकार की पार्टीबाजी होना या इस प्रकार का प्रजातंत्र जनता के हित में नहीं हो सकता, एक सफल प्रजातंत्र के हित में नहीं है। इस तरह इस व्यवस्था को हमें बदलना चाहिए, इसको हमें इस पद्धति से भी अलग रखना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। यानी उसी बात को बच्चों तो जो अधिकारी होते हैं, जो मान लो जैसे RAS IAS जिस प्रकार के हम अधिकारी के रूप में मानते हैं, या जो एक तरह कार्यपालिका के रूप में जो अधिकारीगण होते हैं, कर्मचारी वर्ग होता है उनको, और एक प्रजातंत्र के द्वारा चुने गए ऐसे प्रतिनिधि जो सत्तारूढ़ होते हैं, उन दोनों में भेद कर दिया गया। इंग्लैंड के अंदर जो सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं, कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, ये सभी पार्टियों के आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता, मतलब उनमें किसी प्रकार के वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी, यानी कोई भी अधिकारी इस प्रकार के अपना कार्य करते ही थे, उनमें किसी प्रकार से वो बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुझे स्पष्ट रूप में एक अनुभव याद आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि मुझे भी एक इस प्रकार की बात याद आ रही है कि मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वायसराय के नाम से दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब है। ऐसे एक ही वायसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है। उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिंथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देख रेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिंथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वायरस थे, उनकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पर कि किस प्रकार से वायसराय थे, वो मान लो ऐसा जनरल थे, उन सब के अलग अलग नाम पर कोई ना कोई संस्था मान लो या कोई भी इस प्रकार से नहीं था, लेकिन एक ऐसा मान लो हर सभी के नाम पर ऐसा क्लब था, लेकिन जो एक मात्र ऐसा गवर्नर जनरल नाम था जिसका लिंथगो, उसका कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। तो उनका जो सेक्रेटरी था, प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसे भी वो बात खटक रही थी कि उनके जो मालूम मैंने उसके लीडर हैं उनका नाम मालूम इस प्रकार के कोई क्लब नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, यानी भीमराव अंबेडकर साहब से कहा कि आप मेरे मित्र हैं, क्या आप ऐसी कोई जो लिंथगो है उनके नाम पर कोई संस्था या नामकरण नहीं कर सकते? ये बड़ी बुरी तरह मुझे खटकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने कहा मैं विचार करूँगा। उन दिनों मैं जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने के
पर विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम H.C. प्रायर था, जो एक यूरोपियन था, कहा। प्रायर महाशय, यानी उनकी बात कर रहे हैं, जो उनके मित्र थे, तो वो कहते हैं कि वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे यह बात कही है, क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हमें कुछ या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो यानी उन्होंने भी अपने मित्र से मालूम इस बात की मालूम किया कि क्या हम उनकी ऐसी बात को माने। तो क्या आप समझते हैं कि उसने उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है, लेकिन उन दिनों यह संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार के शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना, मतलब राजनीति करना। वो अपने हित के लिए कुछ भी कर सकती है, तो जब उसका हित अगर सही है तो वो मतलब प्लस कर देगी, अगर नहीं है तो वो फिर उसके लिए सूद वसूल मतलब सूद समेत वसूल करती है। तो उसका यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं, और कहीं ऐसा न हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। यानी उस समय की बात करें कि बच्चों जिस प्रकार से उसमें इस बात को वो महत्व देते थे, लेकिन वो उसको ऐसा महत्व उसको नहीं मान रहे थे। और इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। यानी अगर एक कर्मचारी है उसको अपने अनुसार ही कार्य करनी चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, या पॉलिटिक्स में इस प्रकार की उसकी इच्छा या प्रतिकूल कोई भी स्थिति हो, हमें उसमें एकदम ही दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का काम पॉलिसी या नीति तय कर देना है। यानी वो जैसा चाहते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, अपनी मान लो अपने लाभ या हित को देख के करते हैं। अगर हम उनमें किसी भी प्रकार का अगर ऐसा दखलंदाज किया तो वो हमारे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ उनकी ऐसी मालूम तरह से यहाँ पर तीसरी शर्त के रूप में माना कि एक सफल प्रजातंत्र के लिए जो तीसरा पक्ष है वो प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता के रूप में ही होना चाहिए। यानी उसका और कर्मचारियों का अपना अपना एक विभाग, अपना अपना एक तौर तरीका कार्य करने का होना चाहिए। तो बच्चों आगे जो इसके चौथा जो शर्त के रूप में जो अम्बेडकर साहब ने रखी है उसको हम कल क्रमानुसार आगे हम करेंगे। बच्चों आप साथ साथ में अगर पीछे आपका वर्क कुछ रहा हुआ है तो उसको पूरा कर लेना बच्चों। और हम कल आपके लिए टेस्ट भी रखेंगे, इसमें आप सभी अच्छी तरह से भाग लेते हुए टेस्ट करना बच्चों। और मंडे को आपकी नोटबुक आएगी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपना वर्क पूर्ण करते हुए अपनी नोटबुक भेजना बच्चों। तो आगे का कार्य हम अपने आगे वर्क के अंदर करेंगे बच्चों। तब तक जय हिंद।